का फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ये बात समझ में आया? तभी हम ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं एवरेज वेलोसिटी का। वैसे एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? एवरेज वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बल्कि एक्चुअली टोटल डिस्टेंस नहीं है, वो है नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या है वो फॉर्मूला? नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर ये नहीं लगेगा, फिर ये नेट डिस्प्लेसमेंट से लगेगा। तो ये सवाल आज हम करेंगे। और जब भी आपको नेट वेलोसिटी एवरेज अगर आप बिना डायग्राम बनाए वो सवाल करेंगे तो उसमें आप गलती कर देंगे। कब? जब आपका सवाल टाइम पे बेस करता है, उस पर एक्सेलरेशन के बारे में कोई बात नहीं लिखी हुई, but it is diagram based question. An object moves on a circular path, a farmer moves on a rectangular path, a farmer moves on a triangular path. Are you understanding my point? तो इस सवाल को जब भी आप करेंगे और वेलोसिटी पूछ रहे हो या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, तो जब भी ये सवाल होगा जिसमें एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन का जिक्र नहीं है, लेकिन किसका जिक्र है? क्या नाम है? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रायंगुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, स्क्वायर पाथ। तो उस हालत में आप डायग्राम जरूर बनाएंगे, ये याद रखिएगा, क्योंकि आज भी सवाल को हुआ बुक के अंदर सवाल है। फिलहाल हम इसको कर रहे हैं। ये जो सवाल है आप देखिए इसमें क्या लिखा है। तो the odometer of a car reads 200 kilometers at the start of the trip and 2400 kilometers at the end of the trip. तो ये डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड नहीं दे रखी। पूछ क्या रहा है वो? ट्रिप टू 8 hours, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन 8 किलोमीटर। वो क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड पूछ रहा है। समझ में आया? एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है बताओ? एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला था? टोटल, यहाँ डिस्टेंस था, वहाँ टोटल, वहाँ नेट डिस्प्लेसमेंट था, और यहाँ टोटल डिस्टेंस था। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ नेट डिस्प्लेसमेंट देते हैं। जो सवाल करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ डिस्टेंस दे रखा है कि भाई वो क्या है? कार रीच 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। अब जो ऑडोमीटर है, जो मीटर है, उसकी जो रीडिंग है 200 किलोमीटर पे लगी हुई है। वहां से वो चलना शुरू कर रहा है। समझ में आई बात? वहां से वो क्या कर रहा है? चलना शुरू कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर ये मीटर है, यहाँ 200 किलोमीटर लिखा हुआ है, इतना वो चल चुका है। जब वो खत्म होता है, क्या नाम है, आपकी ट्रिप खत्म होता है, तो वहां पे क्या लिखा हुआ आता है? 800 किलोमीटर, 8000, 2000, 8000 किलोमीटर। यानी कितना डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस निकलेगा, क्योंकि डिस्टेंस टू डिस्टेंस है। 2000 चल चुका था पहले कभी, अब 2000 से आगे बढ़ रहा है। वो कहाँ पहुंच गया? वो 8000 तक। वो कितनी देर में पहुंचा? बल्कि 24,000 में पहुंचा। कितनी देर में? 24,000 किलोमीटर पहुंचा। कितनी देर में पहुंचा? 8 आवर्स में। कितनी देर में? 8 आवर्स में। और वो क्या पूछ रहे हैं आपसे? एवरेज स्पीड। कौन सा फॉर्मूला लगेगा एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। तो डिस्टेंस पहले आप निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 24,000 किलोमीटर पहले था, और पहले ऑलरेडी कितना चढ़ चुका है वो? 24,000 था, 2400 था। 2400 and 2000, sorry, 2400 and
2000। यहाँ से इतना वो यहाँ से चलना शुरू हुआ, जो पहले का डिस्टेंस ऑलरेडी चल चुका था, आगे वो इतना चला, तो कितना टोटल चला? आप हैं कितना चला? आपने अभी निशान लगा रखे, आप 7वें मार्क पर हैं और आप 12वें मार्क पे जब पहुंच रहे हैं, तो कितने मार्क आपने कवर किए? आप 0 पे थोड़े माइनस करेंगे, कहाँ से माइनस करेंगे? 7 से। कि भाई 7 से 12 पे जा रहा है, तो कितने मार्क करेंगे आप? या तो उनमें में काउंट करेंगे 8, 9, 10, 11, 12, या 12 में से 7 माइनस करेंगे। तो यहाँ भी यही होगा, तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा किलोमीटर में? 400 किलोमीटर ये डिस्टेंस को चला। आगे क्या कह रहा हूँ? स्पीड कह रहा है, एवरेज स्पीड। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इन दोनों भूल जाओ। चलिए इसलिए भूल गए कि हमें एक्सेलरेशन हमें ना दे रखा है, ना इनिशियल स्पीड दे रखी है, ना फाइनल स्पीड दे रखी है, तो इस पे तो बेस ही नहीं करता था। सवाल बेस करता है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड होगा तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी होता तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो टोटल डिस्टेंस और नेट डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ये भी मैं आपको समझा दूंगा। स्ट्रेट लाइन में जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड सेम होंगे। अभी मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो डिस्टेंस कवर्ड हमेशा ज्यादा होगा और नेट डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा। हमेशा, ये नहीं कभी कभी। इक्वल एक ही हालत में हो सकते हैं जब स्ट्रेट लाइन में चले, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है अगर लाइन स्ट्रेट पे चल रहा है। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा और डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये अब इस क्या होगा? सीधा सीधा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम कितना है? 8 आवर। एवरेज स्पीड कितनी होगी? फॉर्मूला लिखेंगे आप, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आ रहा है समझ में? 400 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा ये? 50 किलोमीटर पर आवर। एक मिनट, अगर वो एसआई में पूछे तो आप कन्वर्ट करेंगे, तो पहले इसमें निकाल लो फिर एसआई तो। अगर यहाँ कन्वर्ट करोगे तो समझ में आई बात। ये एक रास्ता ये भी है कि यहाँ पे टाइम को अलग कन्वर्ट कर लो और डिस्टेंस को अलग कन्वर्ट कर लो और फिर एसआई यूनिट में फाइनल। लेकिन अगर उसने एसआई यूनिट जिक्र नहीं करा तो आप सीधा किलोमीटर पर आवर में निकालो। आपके नंबर नहीं कटेंगे। नंबर कब कटेंगे? जब आप एसआई यूनिट में पूछा और आप एसआई यूनिट में नहीं निकालना। अगर यहाँ उसने एसआई यूनिट कहा, उसने एसआई यूनिट है अंदर आ गया, एसआई यूनिट में नहीं कहा उसने। अगर वो आगे में लिखा है एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर, आगे लिखा उसने मीटर पर सेकंड। आगे क्या लिखा उसने? मीटर पर सेकंड, यानी दोनों में निकालना है। तो किलोमीटर पर आवर में तो आंसर आ गया। अब आप इसको अगर उसमें बदलना चाहें टाइम में, एसआई यूनिट में किलोमीटर पर सेकंड में, तो क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड कितना था? 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसको एसआई यूनिट में बदल दो। वो कह रहा है मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है। आपको रूल मालूम है, किलोमीटर से मीटर जाए तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 1000। अब ये मीटर बन गया। अब हम किलोमीटर नहीं लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। मल्टीप्लाई करते आगे का जो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है वो सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। आपने मल्टीप्लाई लिख दिया तो इसका हो गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या? मीटर। और आवर्स को सेकंड में बदलना है और लोग कहते मिनट में बदलो, तो यहाँ पे 1 आवर था, इसको मिनट में बदल देते। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते? 36 सेकंड। ये सेकंड है मीटर पर सेकंड 3600। तो पहले आपने किलोमीटर पर आवर में निकाला। अब इसको मीटर को किलोमीटर, मीटर में बदल, किलोमीटर को मीटर में बदलने की, आवर्स को सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं है।
आप इसी को जो ऑलरेडी मैं आपको सवाल पहले भी करा चुका हूँ, डायरेक्ट आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, आपको तरीका आना चाहिए। इसको आगे के स्टेप को क्या कहते हैं, जो आगे हम कर रहे हैं क्या कहते हैं, हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। याद रखो हम चार नहीं चाहिए, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आठ तो हो गया हमारा मीटर पर सेकंड में, तो आगे लेकिन नंबर कट जाएंगे। तो जो रूल है मैथ्स का कि फाइनल आंसर शुड बी इन मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये रूल है मैथ्स का। तो हमने क्या करा, ये 2 0 कैंसिल कर दिए, और कैसे कैंसिल हो रहा है, 36 और 2 से सर 18 आ गया, 5 आ गया, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 25 आ गया, टोटल कितना आ गया, 125/9 मीटर पर। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसको आप क्या करो, डेसिमल में कन्वर्ट करो। बात समझ में आ गई। तो ये सवाल था, पहली बात कि इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस नहीं करता। क्यों नहीं करता, ना तो इसमें यूनिफॉर्म हो दे रखा है, मैंने कहा था कि यूनिफॉर्म हो एक्सप्रेशन लिखो, गलत मैंने गलती से बोल दिया था, वो नहीं है। क्योंकि ना तो इसमें स्पीड दे रखी है, इनिशियल स्पीड, ना फाइनल स्पीड दे रखी है, ना एक्सप्लेनेशन यूनिफॉर्म दे रखा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नॉट? या तो सीधा सीधा लिखा हुआ है एवरेज स्पीड निकालो। अब एवरेज स्पीड के फॉर्मूले क्या है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। बात समझ में आ गई। और अगर वो कहता है एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो एवरेज वेलोसिटी जब ही निकल सकती थी इसी में, इसी नंबर से, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। डिस्टेंस से स्पीड निकलेगी और डिस्प्लेसमेंट से क्या निकलेगी, वेलोसिटी निकलेगी। वो दोनों सेम होंगे अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा। कैसे, अभी हम सवाल करते हैं, अभी हम सवाल इसी का बुक का सवाल करते हैं। ये समझ में आ गया कि हमें कुछ और इन फॉर्मूलों पे जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एक तो हमें एक्सप्लेनेशन का पता होना जरूरी है, अगर नहीं तो हमें निकालना है। एक हमें इनिशियल स्पीड का पता होना चाहिए, ना इनिशियल स्पीड का दिखाने, ना फाइनल स्पीड का दिखाने, ना एक्सेलरेशन का दिखाने। तो इसका अगर इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं। समझ में आ गई है। इसी तरह अगला सवाल है, Usha swims in 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to another and back along the same straight path. यानी जैसे गई थी उसी रास्ते पे वो वापस आ गई। जाने में 90 किलोमीटर का, आने में वापस उसी जगह आ गई। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 90 प्लस 90, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। बिल्कुल सही। क्यों, तुम्हारी समझ में नहीं आया भाई, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो जब जहां से चले थे वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस कितना होगा, 0। आप जहां से चले थे वहीं वापस आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका वहीं से वहीं तक का है, तो वहीं से वहीं तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो दोनों पूछे होते हैं, तो क्या होगा, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगी नहीं यहाँ पे, क्यों, एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, एक्सेलरेशन का जिक्र भी नहीं है, और दिया होता तो यूनिफॉर्म बढ़ आता, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सीधा सीधा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है 180, और टोटल टाइम कितना है इन 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड्स। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 60 क्या बन जाएगा वो आपका 3 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 अपॉन 0 अपॉन 60। तो 0 अपॉन 60 क्या होगा, 0। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड।
बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? अब हम बुक को एक सवाल करते हैं। ये कॉलम कितने बनेंगे? स्पीड और क्या? वेलोसिटी। तीसरा कॉलम कौन सा होगा? सर ये जो कंपेयर करने के लिए वो उसको लिखेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पॉइंट ऑफ डिफरेंस वो पहला होगा हमेशा। तो पहले होगा डेफिनेशन। क्या होगा डेफिनेशन? स्पीड की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। एवरेज की मत देना, फिर की लेना। और वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट। ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी इस डायरेक्शन होगी। तीसरा पॉइंट यूनिट। यूनिट सेम होगा एसआई यूनिट। क्या? मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट, क्योंकि यूनिट का ताल्लुक मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट दोनों में सेम है। वेलोसिटी का दो हिस्से, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वाले पार्ट को हम स्पीड भी कह सकते हैं। इसलिए वेलोसिटी की डेफिनेशन है, क्या नाम है, क्या है वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है? स्पीड इन ए पर्टिकुलर, यानी स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के दो पार्ट हो गए, एक मैग्नीट्यूड, वो स्पीड है, और दूसरा डायरेक्शन। तो क्योंकि यूनिट हमेशा मैग्नीट्यूड वाले पार्ट का होता है, तो यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट इसका मीटर पर सेकंड, और इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है। चौथा पॉइंट है मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस और एंड डिस्प्लेसमेंट। Displacement will never be lesser than, sorry, distance will never be lesser than displacement. समझ में आई? And displacement, if it is in a straight line, then it will be equal to distance. Then it will be equal to डिस्टेंस। otherwise if it is not a straight line, तो displacement will हमें always be lesser than डिस्टेंस। इसलिए वेलोसिटी पे आ गया कि वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगी, सॉरी डिस्टेंस, स्पीड कभी जीरो नहीं होगी, तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। ठीक है। जो मूविंग ऑब्जेक्ट मैक्सिमम, उसमें क्या लिखूं? डिस्टेंस नहीं आएगा, मैं वेलोसिटी को स्पीड कंपेयर कर रहा हूं। मैक्सिमम मिनिमम स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है। The speed will always be more than what? More than velocity, but in straight line. But the body moves in straight line. If object moves in straight line, then speed and velocity will be equal. Speed and velocity will be equal. अगर displacement and distance equal नहीं है। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड in unit time। यहाँ क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो ये समझ में आ गया मैक्सिमम। और यहाँ पे क्या आएगा वेलोसिटी के कॉलम में? कि वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड provided क्या? ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्या? इन
स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों सेम होंगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। तो चाहे डिस्टेंस स्पीड निकालो या वेलोसिटी निकालो, बट if object is not moving, if object is not moving in straight line, then speed will always be more than velocity, will always be more than velocity। पॉइंट क्लियर हो गया? क्यों? अभी हम सवाल करेंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम है। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं ए टू बी और हम पॉइंट पी से शुरू करें और घूम जाए, तो डिस्टेंस तो ये सारा डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या होगा, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट कम होगा, टाइम होगी, तो आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कम आएगा, और स्पीड जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे उसी टाइम से तो आंसर ज्यादा आएगा। तो सिर्फ एक कंडीशन में दोनों इक्वल होंगे, जब स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, अदरवाइज स्पीड हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस कम ही होगा, स्पीड हमेशा ज्यादा होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम होने की वजह से वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो वेलोसिटी कैन नेवर बी मोर देन स्पीड, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट दिमाग में बैठ गया, नहीं बैठ गया? कि स्पीड वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी स्पीड से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से निकलती है, और डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होता, मैक्सिमम डिस्टेंस के बराबर होगा या उससे कम होगा, और जब वो कम होगा तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी भी कम आएगी। दिमाग में बैठ गई ये बात, ये तो अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव। अब हम उसका दूसरा सवाल कर रहे हैं, What does the odometer of an automobile measure? हम जानते हैं it measures distance. It is a device which measures distance moved by the automobile. कितना डिस्टेंस उसने चला है, वो जो मीटर लगा होता है, हम मीटर में चेक करते हैं आप कितना चले, उसको क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर। अगला सवाल है, under what condition the magnitude of average velocity of the object equal to its average speed? तो वो सवाल आ गया, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब इक्वल होंगे, when they are moving in a straight line। ये सबको दिमाग में बातें आनी चाहिए, अगर डाउट है तो पूछो फॉर। पॉइंट क्लियर हो गया? both average velocity and average speed will be equal if the object is moving in a straight line। otherwise पूरी बात बोलो ताकि अगला पॉइंट भी अगर आ जाए तो आपको याद हो। otherwise speed will be more than average speed will be more than average velocity, and because average distance will be more than, total distance will be always more than net displacement if the object is not moving in a straight line। ये पूरी बात बोलो ताकि बहुत सारे पॉइंट कवर हो जाए। एग्जाम में तो वही आंसर लिखोगे जो पूछा है, लेकिन हम आंसर डिटेल में इसलिए दे रहे हैं कि बाई चांस दूसरा पॉइंट पूछे तो आपको वो भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, अगर मतलब अगर स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन है अगर, तो पाथ कैसा नजर आएगा, उसको डायग्राम बनाए तो कैसा नजर आएगा, इसका आंसर दीजिए बताइए। व्हाट डज द पाथ विल लुक लाइक, मतलब जो आपका पाथ है उसको आप डायग्राम के जरिए शो करें तो वो कैसा नजर आएगा अगर यूनिफॉर्म मोशन है। नहीं, यही तो गलती है। हाँ सुन लो, यही गलती है।
यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं कांस्टेंट स्पीड, उसमें डायरेक्शन नहीं आ रही। इफ द ऑब्जेक्ट इज हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, दैट मीन्स इट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होगा तो कैसे मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन में। If the object is moving with uniform velocity, then neither its magnitude will change nor its direction will change. Therefore, the path will look like a straight line. But if motion is uniform, that is speed is uniform, but direction may or may not be uniform, then the path may have any shape. It may be circular if the object is moving on a circular path. It may be rectangular if the object is moving with a uniform speed on a circular path. बात समझ में आया? इसको लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं? वो कहते हैं कि भाई यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। इन यूनिफॉर्म मोशन मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज but direction may change. Therefore, the path may be of any shape. It may be straight line, it may be circular, it may be of any other shape. Depend करता है आप कैसे पाथ पे मूव कर रहे हैं। आप कर्व के पाथ पे मूव कर रहे हैं तो कर्वेचर होगा। But if the object is moving with uniform velocity, ये पूरी डिटेल लिखना टीचर के लिए भी अपने लिए भी। If the object is moving with uniform velocity, then it's neither its magnitude will change nor direction will change. Therefore, path will be straight line. ना डायरेक्शन चेंज हो रही है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। ये बात समझ में आया? यहाँ गलती यही करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन लिखा है वो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हिसाब से आंसर देते हैं, जबकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दोनों चेंज नहीं होते, स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है स्पीड यूनिफॉर्म है। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? क्या डेफिनेशन दी थी? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन में भी आता है। If the object is moving on a circular path and cover equal distance in equal interval of time, its motion is called uniform circular motion. ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अभी आगे इसी चैप्टर में है। तो पॉइंट क्लियर हो गया? डू यू हैव एनी डाउट? आपको किसी को पॉइंट समझ में आ गया? तो क्या गलती है इसमें? गलती क्या करते हैं कि लोग यूनिफॉर्म मोशन को क्या समझते हैं? यूनिफॉर्म। तो आप इसको एक्सप्लेन कर लो। If the velocity is uniform, then neither magnitude is changing nor direction is changing. Therefore, path will be straight line. If the motion is uniform, it means the body is covering equal distance in equal interval of time. Therefore, its magnitude is speed is not changing. Magnitude is not changing, but direction may change. Therefore, it can have any shape. The path may be of any shape. अब आ जाइए आप। During an experiment, signal from a spaceship reached to the ground station in 5 minutes. तो टाइम आ गया 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travel at the speed of 3 × 10⁸ meter per second. ये बता दूं? समझ में आ गया डिफरेंस दोनों में क्या स्पीड और वेलोसिटी में? इसमें मेन पॉइंट क्या है? पहले डेफिनेशन है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? स्केलर और वेक्टर। और तीसरा पॉइंट क्या है? कंपेयर यूनिट। दो खैर उसको अगर ना भी लिखे तो यूनिट तो दोनों का सेम है, लेकिन जो तीसरा मेन पॉइंट है वो है कि मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम स्पीड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी इक्वल इफ बॉडी इज मूविंग इन ए straight line. If the body is not moving in a straight line, then average speed will always be more and average velocity will always be less. Add कर लीजिए पॉइंट।
अच्छा अब हमारा आ गया डिस्टेंस, स्पीड कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में उन्होंने कर दिया। 3 लाख किलोमीटर होता तो 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड होता, 3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, इन्होंने डायरेक्ट मीटर पर सेकेंड में किया। टाइम कितना है, कितना टाइम 5 मिनट, कितना 5 minutes. 5 मिनट, ऐसा यूनिट में बदलेंगे क्या हो जाएगा 5 इंटू 60 ब्रैकेट में लिख के सेकेंड लिख देंगे, कितना हो जाएगा ये 300 सेकेंड ब्रैकेट में। अब वो पूछा डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला होगा डिस्टेंस, तो स्पीड का फॉर्मूला पहले आप लिखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप चेंज कर दो, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टोटल टाइम। आइडिया समझ में नहीं आएगी, कितना हो जाएगा ये, टोटल एवरेज स्पीड कितनी है 3 इंटू 10⁸, ये जरा समझ लो, मैथ की कैलकुलेशन आपको सही होनी चाहिए, इंटू 300, ठीक है। अब ये जो 2 जीरो है इसमें ऐड कर सकते हैं और 3 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर, ये तो हो जाएगा ये। अच्छा यूनिट क्या लिखूं, यूनिट क्या लिखूं, क्या तो इस डिस्टेंस निकाल रहा हूं ना, और एसआई यूनिट में वैल्यू पुट कर रहा हूं, एसआई यूनिट में डिस्टेंस क्या होता है, मीटर होता है, समझ में आया ना। जब हम एसआई यूनिट में वैल्यू पुट करते हैं तो डायरेक्ट वही यूनिट लिख देते हैं जो हम निकाल रहे हैं, क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे मीटर, कितना हो जाएगा 3 3 9 इंटू 10⁻10 मीटर। हमें इसको उससे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये 100 है तो 100 इसमें प्लस होगा 2 10⁻2 हो जाएगा, 10⁻2 10⁻8 मैथ जानते हैं आप, पावर ऐड हो जाती है, क्या हो जाएगा ये 10⁻10, इसको जीरो में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ओके। अब हम आ रहे हैं अगले सवाल, अगला सवाल तो हमने कर लिया था, इक्वेशन ऑफ मोशन में था।